पहले मेरठ की गली से शुरू करके फिर उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ एक लाइब्रेरी है, जिस ओनली फॉर रेफरेंस लाइब्रेरी, नो इशूइंग ऑफ बुक्स, और ये इसमें महात्मा गांधी के कंप्लीट कलेक्शंस और जितनी भी फ्रीडम सर्कल से बुक्स हो सकती है लेकिन वो सारी हैं, और उसमें अब आगे कोशिश है कि और भी बुक्स जुड़ती चली जाए। ने मेरठ से कोई संबंध नहीं, कभी नहीं आए, वो बारकपुर कैंट में थे। बारकपुर कैंट जो है वो कलकत्ता के पास है। घटना जो हुई है बारकपुर की, उसके बाद मेरठ की घटनाएं शुरू होती हैं अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल की घटनाएं जो मेरठ में शुरू हुई है उसमें एक फकीर आए, साधु, जो क्रांति बनाई बुनी वो साधुओं और मौलवियों ने बुनी थी, और वो जगह जगह शहर शहर जाते थे और लोगों से बात करते थे। अंग्रेजों को समझ भी नहीं आता था, क्योंकि साधु मौलवी वैसे ही हिंदुस्तान में इतने घूमते रहते थे कि उनको लगता पता नहीं चला, और इसी वजह से दूर दूर क्षेत्र तक वो क्रांति की बात पहुंचा सके। एक साधु आए जो सूरज कुंड रुके। सूरज कुंड में वो कुछ अप्रैल 1857 के मध्य में वो कुछ ऐसी चीजें बताते थे लोगों को, जिससे कि जिसको अंग्रेजों ने लगा कि ये कुछ हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम यहां से सूरज कुंड छोड़ के चले जाओ। वो साधु बाहर नहीं गए, बल्कि आके सिपाहियों की लाइंस के बीच में ही रहने लगे। आपको मेरठ कैंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि आप उसी रास्ते पे निकलेंगे। मेरठ कैंट 2 हिस्सों में विभाजित है, और आबू नाला जो था वो कैनाल थी जो आबू ने बनाई थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो उसमें सीवेज आने लगा, जैसा कि जमुना और गंगा के साथ आज हो रहा है। ये शुरू 100 साल पहले आबू नाले के साथ हो गया था, कि वो कैनाल धीरे धीरे जो है नाले में परिवर्तित हो गई। आबू नाला डिवाइड करता था कैंट को 2 हिस्सों में, एक सिटी का हिस्सा, एक नेटिव हिस्सा हिंदुस्तानी रेजिमेंट्स का, एक अंग्रेजी हिस्सा अंग्रेजी रेजिमेंट्स का। तो जो हम इस एरिया में है ये हिंदुस्तानी रेजिमेंट्स का हिस्सा है। ये ज्यादातर घटनाएं इस हिस्से की है। अब ये साधु जब आए तो ये जाके हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाइंस में रहने लगे और उनको उपदेश देते थे, और वहीं से घटनाएं शुरू होती। तो ये पहला दृश्य साधु का दृश्य। ये अब जो क्रांति शुरू हुई है उसके अगले ही दिन, उस अप्रैल के एंड में, हाँ, इसमें कुछ सिंबल्स उन्होंने यूज किए। तो कालीपंटन मंदिर बनाया है, एक रोटी और कमल जो सिंबल्स थे। अच्छा, एक्चुअली 99% पॉपुलेशन जब इलिटरेट हो तो वो सिंबल्स के ऊपर ऑपरेट करती थी। तो इसमें सिंबल्स होते थे जो लोग वो समझते थे, और रोटी का सिंबल जो है ये कई जगह रेफरेंसेस अंग्रेजों ने दिए हैं कि ये ट्रेवल करी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जो रास्ता मतलब कुछ, और लोग समझते थे कि कुछ होने वाला है। हर चौकीदार जो रोटियां बनती थी उतनी ही रोटियां बना के अगले गांव में देता था। तो गांव से गांव होती हुई कहानी पूरे क्षेत्र में फैलती चली। एक चीज और डॉक्टर साहब बताने में कभी कभी भूल जाते हैं, ये जो प्रधानमंत्री जो अभी फकीर की बात हो रही थी, ठीक है, जो फकीर की बात हो रही थी कि सूरज कुंड पे थे वो, जब उस समय तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको ऑर्डर कर दिया कि आप कहीं गुप्त जगह पे चले जाएं, यहाँ से कुछ घटनाएं इधर उधर की हो सकती हैं, तो गुप्त रूप से आकर के कालीपलटन मंदिर के पास में ही रुके। कालीपलटन मंदिर इसको इसलिए कहा गया कि यहाँ पे काली सेना मैंने इंडियन सेना जो रहती थी, अंग्रेज काले कहते थे, तो यहाँ पे आकर गुप्त रूप से रह गए। और जो इनसे मिलने के लिए लोग आते थे वो कोई आम आदमी नहीं होते थे, तो सैनिक होते थे, और अलग अलग वेश गुस्सा में या तो वर्दी में भी आ जाते थे या किसी दूसरे वेश में आकर के, और इनसे मंत्रणा करते थे, चर्चा करते थे कि हमको आगे क्या करना है, अंग्रेजों से कैसे लड़ना है, कंपनी से कैसे फाइट करना है। तो इस चीज को यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया। ये पिक्चर आपको कहीं भी इस म्यूजियम के अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। असली घटनाएं शुरू हुई हैं वो उसके बाद शुरू हुई हैं, जब साधु आ गए अप्रैल में। 23 अप्रैल को एक ऑफिसर है, जहां आपको नेक्स्ट जहां रुकवाएंगे हम लोग, ये एक कार्रवाई हिंदुस्तान में, यहाँ हिंदुस्तानी 3 रेजिमेंट्स थी, 2 तो पैदल सेनाएं थी, एक घुड़सवार सेना थी, 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स एंड 1 कैवलरी रेजिमेंट। जो कैवलरी रेजिमेंट थी उसके जो कमांडर थे कर्नल कार्माइकल स्मिथ। नॉर्मली ये हो गया था कि भाई इन कई घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में हो गई हैं, इन सिपाहियों को आप मत कहो यूज करने के लिए राइफल्स, पर कार्माइकल स्मिथ ने क्यों कहा ये आज तक एक सोचने की बात है। तो उसने ऑर्डर दिया 23 अप्रैल को कि जितने मेरे रेजिमेंट के सोल्जर्स जो राइफल लेके चलते हैं उनकी परेड होगी, जहां मैं उनको नई राइफल यूज करना ऑर्डर करूंगा। 23 की शाम को रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स थे, सिपाही, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें गंगाजल और कुरान पे कसम खाई कि अगले दिन जब ऑर्डर आएगा तो हम ऑर्डर का विरोध करेंगे। दोनों इसलिए क्योंकि 50% हिंदू सोल्जर्स होते थे, 50% मुस्लिम सोल्जर्स होते थे कैवलरी में। इन्फेंट्री में 90% हिंदू सोल्जर होते थे, 10% मुस्लिम सोल्जर होते थे। इसलिए इन्होंने मिलकर ऑर्डर करा और मतलब कसम खाई। और जब 24 अप्रैल को उनको ऑर्डर किया गया परेड में 90 सिपाहियों को, तो 90 में से 85 ने रिफ्यूज किया ऑर्डर।
ये डायरेक्ट ऑर्डर का रिफ्यूजल था ऑफ अ फुल कर्नल। ये यहीं से असली घटनाएं शुरू होती हैं। अगर कार्माइकल स्मिथ ने ये ना किया होता बाय चांस, तो जो घटनाएं होनी थी वो मई के एंड में होनी थी। और ये पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं पढ़े कि रेजिमेंट जो पंजाब में थी वो उन्होंने विद्रोह किया जब उनको मेरठ के पता चला, और उसके बाद वो अपने आप को घेर के पोजीशन करके बैठ गए रादर मूवमेंट करने के कि 30 का इंतजार करने लगे। और जब तक अंग्रेजों को 15-20 दिन मिल गए अपने आप को संगठित करके, उनका रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा रहा। और प्रोबेबली एट द इंसेप्शन हार जो थी पूरे सिस्टम में बैठ गई इस इवेंट की वजह से। एक्चुअली 30 मई जो है वो डिसाइड की गई थी, जो यहाँ 10 मई बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। अब क्या हुआ, इन सोल्जर्स को कोर्ट, इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसके बाद डिसाइड किया गया कि इनको कोर्ट मार्शल किया जाए। कोर्ट मार्शल ठीक है, दे हैव ऑर्डर्ड। कोर्ट मार्शल में बकायदा बैठा 6 और 7-8 मई को, अप्रैल को, सॉरी मई को, और उसमें डिसाइड हुआ कि इनको 10 साल का कठोर कारावास दिया जाए। कठोर कारावास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अंग्रेजों ने सोचा ये हिंदुस्तानी सिपाही कई जगह हो चुका है, कई गैंग्स में हमारी बात को काटते हैं, तो उन्होंने सोचा इनको एक ऐसा सामूहिक सजा दी जाए जो सारे छावनियों में फैलेगी और हिंदुस्तानी जो है हमारे ऑर्डर का डायरेक्ट ऑर्डर ना मानने से डरेंगे। और ये जो सामूहिक कमिश्नर थी इसने 10 मई की घटना कर दी, क्योंकि 9 में 1857 को ये पनिशमेंट दी गई। आइए, ये है पनिशमेंट परेड। ये आपको साइड परेड ग्राउंड में दिखवा दूंगा, अब तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहां इन 85 सिपाहियों को लाया गया। इसमें आपको इंपॉर्टेंट यह मानना पड़ेगा कि मेरठ ही अकेला कैंट था पूरे हिंदुस्तान में जिसमें इंग्लिश रेजिमेंट सबसे ज्यादा थी 10 मई को। यहाँ 50% इंडियन सोल्जर होते थे, 50% अंग्रेज सोल्जर। बाकी छावनियों में अंग्रेज सोल्जरों की स्ट्रेंथ 10% से ज्यादा नहीं थी। तो अंग्रेजों को लगा बेस्ट जगह, यहाँ तो हमारी 3 पूरी रेजिमेंट्स है, यहाँ हम इनको सजा देते हैं, ये बात सारे कैंटों में फैलेगी और सारे हिंदुस्तानी डरेंगे। 9 मई को उन्होंने पूरी मेरठ गैरिसन जो इंग्लिश कैंट था उसके बीच में बुलाई। इन 85 को बीच में खड़ा किया गया। इनके चारों तरफ 3 तरफ जो 3 इंडियन रेजिमेंट्स थी, जैसे मैंने आपको बताया, उन तीनों को लाया गया बिना हथियार, बिना गोला बारूद, और जो घुड़सवार सैनिक थे उनको पैदल चला के लाया गया। उनके चारों तरफ 3 अंग्रेजी रेजिमेंट्स जो यहां स्टेशन थी उनके सोल्जर्स खड़े किए गए। कैवलरी घोड़ों पे आई, इन्फेंट्री आई, सब अपने वेपन्स लाए सबके, और अम्यूनिशन लाए, और जो आर्टिलरी थी वो उन्होंने अपनी तोपें तक लाए। ये गलत बात इसलिए सिपाहियों को लगी कि कितने भी बैटल्स हुए अफगानिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, इन सब में सारी रेजिमेंट साथ लड़ी, कभी डिफरेंशिएट नहीं किया गया। आज हिंदुस्तानियों को सजा देने के लिए और उनको धमकाने के लिए सारे अंग्रेजों को बंदूक के साथ लाया गया, डराने के लिए। और ये हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेज ये तोप खोल सकते हैं, मार भी सकते हैं, क्योंकि बारकपुर में एक और म्यूटिनी हुई है 1820 में, जिसमें जो जनरल था उसने जितने भी हिंदुस्तानी सोल्जर रेजिमेंट खड़ी थी उसके ऊपर तोपें चला दी थी। निहत्थे रेजिमेंट पे एक आदमी मार दिया, और ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं थी, इनसे 30 साल पहले की घटना थी। तो उसके बाद इन 85 को बीच में खड़ा किया गया और सबके सामने इनकी वर्दियां उतारी गई। इनको बेड़ियां लोहारों ने पहनाई, लेड़ियां उस टाइम ठोक दी जाती थी, चाबी नहीं होती थी। और ये घटनाक्रम चला करीब 2 घंटे। 2 घंटे इन हिंदुस्तानी सिपाही भी जानते थे कि हमें अंग्रेज की बंदूक के सामने खड़ा करके ये मंजर दिखाया जा रहा है कि देखो तुमने अगर किया, तुम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने कुछ और किया तो तुम्हें भी यही हशर तुम्हारा भी होगा। ये जो मंजर दिखाया जाना था, इसमें उन्होंने खुद का अकाउंट है कि कुछ सिपाही ऊपर देख रहे थे, कुछ नीचे देख रहे थे, क्योंकि सामने नहीं देख पा रहे थे, और कुछ रो भी रहे थे। और जिनको बेड़ियां पहनाई जा रही थी वो अपने सिपाहियों को कह रहे थे कि देखो हमने अपने धर्म के लिए बात उठाई थी, ऐसा नहीं है कि हमने विद्रोह पूरा किया हो। तो इसको समझने की बजाय देखो कितना जलील किया जा रहा है हमारा सबके सामने। और जलालत इसलिए कि ये कॉमन क्रिमिनल नहीं थे, ये सोल्जर्स थे, और इनमें कुछ की सर्विस 20-20 साल की थी, सीनियर सोल्जर्स। ये इनको जलील, मतलब जैसे कहते हैं ना, मान भंग करना, अपमानित करना था पूरी गैरिसन के सामने। और हिंदुस्तानी सिपाहियों का अपमान, क्योंकि इनको अंग्रेजों की बंदूक के सामने खड़ा करके अपमान किया गया। ज्वाला तो पहले से ही फैल रही थी, फकीर आ रहे थे, साधु आ रहे थे, कहानियां घूम रही थी। ये 9 मई की घटना ऐसी हो गई कि इसके बाद सिपाही रुक नहीं सकते थे। जब ये इसके बाद बाजारों में गए 9 की शाम को, तो लोगों ने ताने कसे। जो प्रोस्टिट्यूट्स का है वो बहुत मेजर एपिसोड है, उसमें एक यूरेशियन प्रोस्टिट्यूट भी थी, यूरोपियन लेडी थी जो विडो हो गई थी, वो बन गई थी। उन सब ने इनको ताने मारे कि तो गांव शहर के सदर बाजार के लोगों ने उनको ताने मारे, तो अब कुछ रुक नहीं सकता। 9 की शाम को इन्होंने दिल्ली संकेत भेजा कुछ सिपाहियों ने कि हम 10 को विद्रोह कर रहे हैं।
10 को संडे था। आपको ये समझना चाहिए कि सारे संडे थे। मंगल पांडे ने बाराकपुर में किया, वो संडे था। जितने उससे पहले जनवरी से लेकर अब तक एपिसोड ट्राई किए जा रहे थे, वो सारे संडे या पब्लिक हॉलीडेज थे। 10 भी संडे की छुट्टी थी। इनको पता था कि ये दिन ऐसा है जिसमें अंग्रेज सबसे असहाय होंगे। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज जो सोल्जर्स हैं वो सदर बाजार मेन बाजार था, वहां पे बाजार आएंगे दुकानों पे घूमने, सामान खरीदने, ये सब करने। तो सबसे ज्यादा अंग्रेज इनको भारतीय हिस्से में मिल सकते थे। अगर क्रांति होती, अगर अटैक करना होता तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज ये लोग पहुंचा सकते थे। इसलिए 10 की दिन चुन लिया गया और 10 की सुबह दोपहर थी, गर्मी, पीक ऑफ गर्मी थी। सब अपने अपने बैठे हुए थे, कुछ नौकर नहीं पहुंचे थे अपनी अपनी पोजीशन। तो अंग्रेजों को लगा गर्मी की वजह से नहीं आए। शाम को 5 बजे क्रांति प्रस्फुटित हो गई। नेक्स्ट डायग्राम। ये डायरेमा जो है इसमें कई ओरिजिनल घटनाएं नहीं है, पर वो जो आर्टिस्ट थे उनको हम लोगों ने फ्री छोड़ दिया था, उनको सदर दिखा भी दिया था। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अच्छा ये कोतवाली ओरिजिनल कोतवाली नहीं है ये, उन्होंने क्योंकि उनको बेस्ट सबसे खूबसूरत बिल्डिंग लिखी थी इसलिए जैन साहब की बिल्डिंग को उन्होंने कोतवाली बना दिया। अदरवाइज जो कोतवाली ये सब जो आपके घर के इधर वाली है ना, इसको उन्होंने कोतवाली बना दिया ना, ये वाली बिल्डिंग। इधर जो असली जो कोतवाली थी वो बैंकर्स रोड पे अंदर थी, बैंकर स्ट्रीट पे, और 1860 के करीब में उसको बाहर ले आए थे वो लोग। ये जो इसलिए अब 5 बजे शाम को एक अफवाह आई कि अंग्रेज रेजिमेंट आ रही है हिंदुस्तानियों के असला लेने। यही एग्जैक्टली मंगल पांडे ने जो क्रांति का बंदूक लेकर आ गया था, कह रहा था निकल आओ तुम्हारे हथियार लेने अंग्रेज सोल्जर आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट चीजें हैं, जबकि डिस्टेंस दोनों में 1,500 किलोमीटर का है, 1,500 किलोमीटर का। स्टिल वो जैसी अफवाह आई वो चिंगारी थी एक तरह से। बस जितने लोग थे उसमें लाइन लिखी है, whoever could lay his hands on what, मतलब जिसके हाथ में जो लगा वो लेके वो निकल पड़ा। जो पुलिस वाले थे उन्होंने भीड़ का नेतृत्व करना शुरू करा इन यूनिफॉर्म, उनके पास तलवार होती थी, तलवार लेके जो